स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने का मतलब जहाँ लोग रह सके और रहने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी वहाँ पे आ सके। उसी को सोच के हमने 2019 में यहाँ पे हमने लिया था, प्लॉट लिया था और फिर हमें नक्शा मैंने 2020 में मेरा पास हो गया था। 2021 में नोएडा अथॉरिटी ने पूरे सेक्टर के ऊपर बैन लगा दिया। पूरा रेजोल्यूशन प्लान वहाँ पे सबमिट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा ओके गो अहेड, इसके हिसाब आप काम करिए। रेरा आने के बाद ये होम बायर को ये ट्रस्ट गया, ये फेथ गया। हमने भी उसी फेथ को और ट्रस्ट को आगे बढ़ाया। तो ये जो सेक्टर 150 का सेक्टर है पूरा फॉर अ पीसफुल लाइफ के लिए है। जिसको पीस चाहिए वो इस सेक्टर के लिए है, जिसको खुलापन चाहिए, बच्चों की अच्छा इंफ्रा चाहिए, वो यहाँ पे आने के लिए है। तो जितने भी लोगों ने 2022 से लेके अब तक हमारे बुकिंग करी है, जितने भी ऑलमोस्ट 80% हमारा सोल्ड आउट है यहाँ पर है। कोई भी एक भी कस्टमर अभी तक मेरे पास ऐसा नहीं आया कि मुझे ट्रांसफ़र की परमिशन दे दिया, मुझे एग्जिट चाहिए। और ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा 1.5 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि इससे अच्छा दूसरा प्रोजेक्ट आसपास के एरिया में नहीं होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। प्रतीक कैनरी और दूसरे प्रोजेक्ट्स तो कैसे अलग है। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट दे रहे हैं और 3 लिफ्ट दे रहे हैं उसके अंदर, और वो भी 3 लिफ्ट 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड की लिफ्ट है, हाई स्पीड लिफ्ट है। लग्जरी का मतलब क्या है? लग्जरी मतलब टाइम और फीलिंग के टाइम होता है। पूरा 50 एकड़ का जो है गोल्फ व्यू आपके सामने हाथ में दिखाई देगा। जो हम लोग क्लब बना रहे हैं इसके अंदर, उस क्लब में भी हमारी कोशिश है कि हम किसी ब्रांडेड चेन को लेके आए क्लब को रन करने के लिए। देखिए, हमने इसको शुरुआत जब करी थी 21-22 के आसपास, तो हमने 6 से 7 हज़ार रुपये में इसको शुरुआत करी थी। तो आज की तारीख में हम इसको 19,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जिस स्टैंडर्ड का, जिस क्वालिटी का ये कैनरी बन के निकल रहा है, तो और लोगों से जितने भी सोसाइटी आसपास के होंगे उनसे 4 से 5 हज़ार रुपये रेट इसका हमेशा आपको रीसेल में ज़्यादा मिलेगा। वाटर बॉडी जगह जगह मिलेगी आपको। जो आप पूरे कैंपस के अंदर वॉक करेंगे, 50,000 मीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सिर्फ 664 फ्लैट बन रहे हैं। कोविड आ गया जब था, उस समय बहुत चैलेंजिंग फेज था। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो लाइफ का जो मजा ही नहीं रहेगा। सुख का एहसास तभी होता है जब दुख होता है। अगर दुख ही नहीं होगा तो सुख का एहसास ही नहीं होगा। सुख क्या चीज़ है? और साइड पे जब मैं आता हूँ तो साइड में कहीं कमरे में नहीं बैठता मैं, पूरे में राउंड लगा के, और जो जो चीज़ कमी होती है अपने इंजीनियर्स को बताता हूँ। सही नीयत से, सही ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करेगा तो वो किसी भी फील्ड में होगा वो राइज जरूर करेगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अपनी बिल्डिंग बना के तैयार हो जाती है और फिर जब लोग आके यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, बच्चे खेलते हैं पार्क में, हस्बैंड यहाँ देखते हो, बड़ा एक सुकून आता है। तो घर बहुत इमोशन की चीज़ होती है, किसी की इमोशन से कभी नहीं खेलना चाहिए। मैं जब भी खाली रहता हूँ तो म्यूजिक सुनता हूँ, अपना बस म्यूजिक सुनता हूँ। मुझे कंस्ट्रक्शन में स्पीड और परफेक्शन, बोथ, परफेक्शन विद स्पीड, रिस्क और स्टेबिलिटी। ये रिस्क तो बिना लिए तो कुछ होता ही नहीं। थोड़ा बहुत रिस्क सबको लेना पड़ता है। नोएडा के अंदर अगर किसी को अपना मकान लेना है तो ये बहुत राइट समय है अभी अपना चूज करने के लिए। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? तो मैं चाहूँगा कि 150 में दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा लाऊं जिससे लोग प्रतीक कैनरी को देखें और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा लें। Sector 150 in Noida is setting a new benchmark for structured premium real estate growth. Today we are sitting at Prateek Cannery with Mr. Prashant Tiwari, Chairman and Managing Director of the Prateek Group. Today we will discuss the strategic fundamentals, the regulatory clarity around the Sport City framework, and the long-term vision which is shaping up this address. Prashant ji, welcome to the show. Yes, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, हम लोग सेक्टर 150 में बैठे हैं आपके प्रतीक कैनरी के साइट पे। ये तेजी से आज इवॉल्व हो रहा है, अभी दिख रहा है। जब आपने लैंड लिया था तब कैसे आपके दिमाग में ये आया कि हाँ एक दिन ये एक सॉर्ट आफ्टर लोकेशन बनने वाला है नोएडा में? देखिए, नोएडा अथॉरिटी ने जब प्लानिंग यहाँ पे करी थी, यहाँ पर प्लानिंग तो ये था कि भाई स्पोर्ट्स सिटी डेवलप होगी पूरी। स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने का मतलब जहाँ लोग रह सके और रहने के साथ साथ स्पोर्ट्स भी वहाँ पे आ सके। उसी के एवज में ये जो ग्रुप हाउस पूरा लैंड अलॉट करी गई थी वो
थोड़ा कंसेशनल रेट में करी गई थी। क्यों कंसेशनल रेट में करी गई थी? वो अपना जो ग्रुप 30% इसके अंदर बनना था, 29.5% आप ग्रुप हाउसिंग बना सकते हैं, 0.5% रेजिडेंशियल बना सकते हैं, बाकी 70% लैंड के ऊपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप होगी। तो मतलब जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने में जो आपका पैसा लगेगा उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं, जो आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल उसमें दिया गया है। ये उसकी पूरा एक विजन थी, एक फिलॉसफी थी, और ये एक प्रिंसिपल था करने के लिए। इसी को देख के उन्होंने ऑक्शन किया और लैंड अलॉट हुई। सेक्टर 150 में जो है 2 पार्सल लैंड पार्सल अलॉट हुए, एक लॉजिक्स को गया, एक लोटस को गया। करने के बाद जब काम प्लानिंग हुई, शुरू हुई, कुछ हुआ, तो देखने में आए नोएडा अथॉरिटी ने देखा कि हाँ तो ऐसा हो रहा है कि भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना ही रहे हैं डेवलपर जिसने लिया है, और वो ग्रुप हाउसिंग बनाता चला जा रहा है और स्पोर्ट्स साइज नहीं बन रही है। इसको ध्यान में करते हुए उन्होंने क्या किया, 2021 में इसमें पूरे में बैन लगा दिया। 2021 में या हम कोई अब नक्शा पास नहीं करेंगे, और हम जब तक स्पोर्ट्स से डेंजर हो जाए, कोई सोल्यूशन नहीं आए, तब तक हम कोई नक्शा नहीं पास करेंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हमने भी विज़न यही सोच के लिया, यहाँ पे प्लॉट 2019 में हमने ले लिया था कि भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ डेवलप होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ लो डेंसिटी पूरा सेक्टर होगा। अगर सब जगह दूसरे सेक्टर्स के अंदर 4 का FAR मिल रहा है, तो यहाँ सिर्फ 2 का FAR मिलेगा। मतलब कहने के पर एकड़ कंस्ट्रक्शन कम होगी, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगा, तो यहाँ खुला खुला लोगों को महसूस होगा। फिर इतनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पर आएगी, अगर लोग रहेंगे, आकर यहाँ पे रहेंगे, और वहीं पे बगल में उनको स्पोर्ट्स का फैसिलिटी मिल रही, रहने की मिल रही है, तो वो एक अलग लाइफस्टाइल होगी। उसी को सोच के हमने 2019 में यहाँ पे हमने लिया था, प्लॉट लिया था, और फिर हमें नक्शा मैंने 2020 में मेरा पास हो गया था, और हम इसको बनाना शुरू कर दिया था कायदे से। और बनाने के बाद जब हुआ तो 2021 में नोएडा अथॉरिटी ने पूरे सेक्टर के ऊपर बैन लगा दिया कि फिलहाल जो है अब और नक्शे पास नहीं करेंगे, और कुछ हम इसमें किसी तरह कोई अप्रूवल नहीं देंगे। उनका भी कहना एक हद तक अपना जगह सही था कि उनको भी एक राइडर लगाना था कि भाई ऐसा ना हो जाए ग्रुप हाउसिंग बन जाए और सिर्फ स्पोर्ट्स ना बने। उनका एक कहना ये था। 2021 में लगा तो बड़ा वैसा पीरियड चला है, जिन लोगों ने ले रहे थे मकान, अपने रिस्क ले रहे थे, पता नहीं CC होगा कि नहीं होगा, रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। उसी को देखते हुए हमने भी अपना बनाते चले गए, कंस्ट्रक्शन करते चले गए। और आज अब पिछले में दिसंबर के महीने में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जहां नोएडा अथॉरिटी ने अपना खुद का रेजोल्यूशन रखा वहां पर कि हम किस तरीके से पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी को कैसे बनेगी, कैसे डेवलपर बनाएगा, कैसे पेमेंट आएगी, किस तरीके की हो, एक पूरा रेजोल्यूशन प्लान वहां पे सबमिट किया गया। और नोएडा अथॉरिटी ने सबमिट किया उसको, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा ओके गो अहेड, इसके साथ आप काम करिए, जिसका कि अब वो शुरू होने जा रहा है। तो ये जो पीरियड था जब ये बैन लगा था, तब से लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक का ये पीरियड तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा। और इस समय आपने बायर्स को कैसे कन्विंस किया? क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही उस वक्त ऐसे मुश्किल दौर में? उसको कैसे चैलेंज को फेस किया आप लोगों ने? देखिए, हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, नक्शे पास हो चुके थे। रेरा में 2027 तक का, अक्टूबर 2027 तक का रेरा रजिस्ट्रेशन था हमारा, तो हमें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। हमें अप्रूवल मेरा ऑलरेडी था, और जब रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो गया है तो होम बायर को भी एक रिलीफ होती है, समझ में आता है कि मकान तो मेरा मिलके मिलेगा। भी रेरा में अगर रेरा में सर्टिफाई कर दिया है, जिसका मतलब सब चीज़ सही है। रेरा आने के बाद ये होम बायर को ये ट्रस्ट गया, ये फेथ गया। हमने भी उसी फेथ को और ट्रस्ट को आगे बढ़ाया और कहा होम बायर की आप चिंता मत करिए, जब यहाँ पे रेरा ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, नोएडा आज नहीं कल कोई ना कोई रेजोल्यूशन या सोल्यूशन आएगा ही आएगा। तो उनको एक ट्रस्ट था। फिर दूसरा, जो प्रतीक की लिगेसी थी, पिछले 20 साल की जो लिगेसी चल रही है, जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए और जो होम बायर को कमिट किया, हमने 100% उनको ऑनर किया और उनको बना के दिया। उसी के ट्रस्ट पे उन्होंने हमारे पर यहाँ पे ट्रस्ट किया, उन्होंने मेरा पे साथ दिया। उस समय हमारा साथ देते चले गए, और आज पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने देख लीजिए, बन के पूरा खड़ा हो तैयार हो रहा है। अगले साल हम इसको पोजीशन देने की तैयारी में हम लोग हैं। सेक्टर 150 की अभी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, कनेक्टिविटी? कैसे आप इस सेक्टर को डिफाइन करेंगे? देखिए, सेक्टर 150 की लोकेशन मतलब बहुत ही अल्ट्रा एक्सीलेंट लोकेशन है। कैसे लोकेशन है? देखिए, एक तरफ तो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जा रहा है आपके, उसके पैरेलल बगल में 148 का मेट्रो स्टेशन भी बगल पास जा रहा है, और ये सीधे कनेक्ट हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे जाके कनेक्ट हो जाता है। दूसरा, जो एक और जो प्रपोजल है, जो कालिंदी कुंज से स्टार्ट होगा, जो पुस्ता की लैंड बनी हुई है, यमुना किनारे बनी हुई है, वो वहाँ से लेके और सेक्टर 150 पे आके, और इससे यहाँ सेक्टर 150 से बढ़ के आगे यमुना एक्सप्रेसवे मिलना है। पहले यह था कि इसको NHI बनाएगी, अब शायद NHI का ये हो रहा है कि भाई जब तक वो नेशनल हाईवे डिक्लेयर नहीं होता, NHI काम नहीं कर सकती कोई।
तो अब नोएडा अथॉरिटी ने यूपी इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो बनी हुई है उसको इसको बोला है बनाने के लिए कि बनाने के लिए। तो इधर से चल कनेक्टिविटी होगी, एक एक्सप्रेसवे हो गया, दूसरा एक्सप्रेसवे आपका ये हो गया, थोड़ा तीसरा यमुना एक्सप्रेस है। तो एकदम ऐसी लोकेशन में बैठे हैं भाई, कहीं भी जाना बहुत ईजी है। आपको दिल्ली जाना है बहुत ईजी है, एयरपोर्ट जेवर वाला जाना है तो आप सेंटर में है, 40 मिनट लगेगा। यहाँ से आगे दिल्ली एयरपोर्ट जाए तो भी 40 मिनट लगेगा। तो आप बहुत सेंटर के लोकेशन में बैठे हैं। दूसरा इस सेक्टर के अंदर क्या है कि देखिए जितने भी नोएडा के और सेक्टर्स हैं सब में जो है 2 का FAR है और 4 का FAR है, बाकी सब में ये एक सेक्टर ऐसा है, 150 सेक्टर ऐसा है स्पोर्ट्स के होने के नाते यहाँ सिर्फ 2 का FAR मिलेगा। 2 का FAR के मतलब ज़्यादा ज़मीन में कम लोग रहेंगे, वहाँ पे कम ज़मीन में ज़्यादा लोग रहेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होगी। पूरा उसके बाद गोल्फ है, 50 एकड़ का गोल्फ सामने बन रहा है पूरा। तो गोल्फ बन जाएगा तो आप समझिए कि आप जब विंडो खोलेंगे अपनी और सामने आपको गोल्फ का व्यू दिखाई देगा मॉर्निंग में, तो आपका कोई जितनी भी टेंशन, जितना भी स्ट्रेस है वो सब आपका वहाँ पे खत्म हो गया। शाम को ऑफिस से लौट के आते हैं, बिजनेस से लौट के आते हैं, आपने टेरेस से बैठ गए और सामने आपने देखा गोल्फ व्यू है, एकदम पीसफुल है, कोई हो नहीं, तो आपको स्ट्रेस फ्री है मतलब। तो रहने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए सेक्टर 150 इज द बेस्ट इस तरह में। बाकी तो सब जगह रह सकते हैं, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीड़ में रहना है कि आपको अकेले में रहना, पीस चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये जो सेक्टर 150 का सेक्टर है पूरा फॉर अ पीसफुल लाइफ के लिए है। जिसको पीस चाहिए वही सेक्टर के लिए है, जिसको खुलापन चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा इंफ्रा चाहिए, वो यहाँ पे आने के लिए रहे। तो यहाँ जो आप ये बायर्स आ रहे हैं उसमें इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स का क्या रेशियो है? कितना परसेंटेज इन्वेस्टर्स हो गए टोटल बायर्स में और कितने एंड यूजर्स हैं? नहीं देखिए, जहाँ यहाँ तो ना एंड यूजर ही सब आ रहे हैं। हमने जो है 2020 में इसकी बुकिंग करनी शुरू की होगी, 21 में करी थी जब जो है, फिर तो कोविड आ गया, उसके बाद कोविड रुक गया, 2 साल कोविड रहा। कायदे से इस पे काम हमारा 2022 के एंड में शुरू हुआ है, तेजी से जो काम शुरू हुआ है 2022 के एंड में शुरू हुआ है। तो जितने भी लोगों ने अब तक 2022 से लेके अब तक हमारे बुकिंग करी है, जितने भी ऑलमोस्ट 80% हमारा सोल्ड आउट है यहाँ पर है। कोई भी एक भी कस्टमर अभी तक मेरे पास ऐसा नहीं आया है कि मुझे ट्रांसफ़र की परमिशन दे दिया, मुझे एग्जिट चाहिए, वो कोई नहीं आ रहा। अगर हो सकता आएगा भी, कोई आता भी है तो मेरे ख्याल से परेशान हो जाएगा, उसके बाद आएगा। तो जब वो कोई आदमी पूरा का पूरा पैसा अपना 100% पैसा लगा रहा है, तो आप उसको इन्वेस्टर मानेंगे कि एंड यूज़र मानेंगे तो पता नहीं ना। हो सकता है भी वो रहना हो, उसको रहना, बच्चों को रहना हो। तो यहाँ पे एंड यूज़र ही बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से, हमारे में इन्वेस्टर ना के बराबर है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं वो जो ट्रेडिंग करते हैं वो ऐसा कोई नहीं है जो 100% पैसा लेके बैठा हुआ है, वो बेचे ना बेचे बाद पता नहीं है, लेकिन पेमेंट 100% दे रहा है। आज तक एक एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है कि मैं फ्लैट अपना बेचना चाहता हूँ और दे दे। और हो भी क्यों, क्योंकि लोगों ने भी सोचा था कि कैनरी मेरा ऐसा प्रोजेक्ट बन के निकलेगा, और हमने भी प्लानिंग अलग थी, विजन था कि करेंगे हमारा ये सेक्टर को। शायद मैंने प्रतीक एडिफिस बनाया, और प्रतीक एडिफिस मैंने बनाया 2012 में, उसकी प्लानिंग करी जब लग्जरी कोई सोचता ही नहीं था, सब छोटे फ्लैट बनाते थे, सस्ते फ्लैट बनाते थे। हमने उस समय 4300 स्क्वायर फीट का फ्लैट उस समय प्लान किया वहाँ पे। जब वो बन के तैयार हो गया तो नोएडा का बेस्ट प्रोजेक्ट उस समय था। हर आदमी चर्चा करता था कि नोएडा में प्रतीक एडिफिस इज द बेस्ट। हर आदमी मुझसे कहता रेंट पे मकान दिला दो वहाँ पे, या अगर नहीं है अगर मतलब रेंट पे तक लेने के लिए लोगों ने मुझसे बोला वहाँ लाने के लिए। तो हमने उसके बाद डिज़ाइन किया प्रतीक कैनरी को। मैंने उससे भी 2 स्टेप ऊपर की तरफ ले गए कि जो भी मेरी कमी उसके अंदर रह गई थी, उस कमी को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पूरा किया है। और ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा 1.5 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि इससे अच्छा दूसरा प्रोजेक्ट आसपास के एरिया में नहीं होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो प्रतीक कैनरी की 5 USP बताइए आप कि मुझे अगर आज सेक्टर 150 में मकान लेना हो तो मैं बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बजाय मैं क्यों प्रतीक कैनरी को प्रेफर करूँ? देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया था कि लो डेंसिटी पूरा सेक्टर ही है। आपके सेक्टर ही पूरा लो डेंसिटी है, तो हम तो दूसरे के चले जाएंगे लेने के लिए। आपसे क्या मतलब हो गया लेने के लिए? तो वो तो लो डेंसिटी सेक्टर है। ये तो सेक्टर की डेफिनेशन है कि क्या अच्छाई है, कनेक्टिविटी हो गई, सेक्टर की अच्छाई है। लो डेंसिटी वो भी सेक्टर की अच्छाई है। अब उस सेक्टर के अंदर प्रतीक लेके आया, प्रतीक कैनरी ले, तो प्रतीक कैनरी और दूसरे प्रोजेक्ट्स तो कैसे अलग है? तो हम ये कहेंगे इसके अंदर कई चीज़ें क्या है कि हमने जो एडिफिस में भी नहीं था उस पर हमने यहाँ पे एड ऑन किया है कि एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट दे रहे हैं और 3 लिफ्ट दे रहे हैं उसके अंदर, और वो भी 3 लिफ्ट 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड की लिफ्ट है, हाई स्पीड लिफ्ट है। मतलब अगर नीचे से अगर टॉप पे जाएंगे तो सिर्फ 32 सेकंड लगेगा पहुंचने में। तो 32 सेकंड मतलब आप नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब वेटिंग टाइम 0 है। आप खड़े होकर लिफ्ट का इंतजार नहीं करेंगे, बटन दबाएंगे उससे पहले लिफ्ट आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। ये मतलब कहने का तो आपका एकदम मतलब लग्जरी का मतलब क्या है? लग्जरी मतलब टाइम
और फीलिंग के चाहिए होता है। आप खाना जो है एक छोटे रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, एक 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं। खाना वैसे ही होगा लेकिन उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका जो है अलग होता है, प्रेज़ेंट करना। तो हमने जो प्रेज़ेंट यही है कि लोगों को कम से कम समय लगे, इसलिए हाई लिफ्ट दे दिया, हाई स्पीड की लिफ्ट प्रोवाइड करी। जो स्टिल्ट की लॉबी हमारी जहाँ हम बैठे थे कि 8 मीटर स्टिल्ट है यहाँ पे। 8 मीटर हाइट का स्टिल्ट इसलिए रखा गया है कि क्रॉस वेंटिलेशन हो पूरा। सामने देखिए गार्डन, यहाँ पे हम सिटिंग एरिया पूरा गार्डन बन रहा है हमारा, यहाँ पे गार्डन बना रहे हैं हम लोग। ये फॉल सीलिंग है, ये ऐसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हमारे नहीं था। दूसरा कि सब इसमें में लार्ज साइज के फ्लैट लेके आए हम लोग। 3 बेडरूम 4 बेडरूम का ही ऑप्शन है, 2 बेडरूम का कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। और सबसे बड़ा क्या है, जब आप सामने बैठेंगे तो आपके बेडरूम से, आपके ड्राइंग रूम से, आपके टेरेस से सामने का पूरा 50 एकड़ का जो है गोल्फ व्यू आपके सामने हाथ में दिखाई देगा। पूरा गोल्फ व्यू आपके पूरा दिखाई देगा, हर एक फ्लैट से गोल्फ व्यू दिखाई देगा। तो गोल्फ दिखना अपने आप में हो गया, अपने आप में वो चीज़ होगी, गोल्फ दिखाई दे रहा है। और फिर उस गोल्फ के ऊपर हम बैठे हुए हैं एकदम सामने। तो प्रतीक कैनरी इसलिए आप लीजिए कि आपको अगर पीसफुल लाइफ में रहना है चाहिए और लग्जरी लाइफ भी चाहिए तो आप यहाँ पर रहिए। जो हम लोग क्लब बना रहे हैं इसके अंदर, उसमें भी क्लब में भी हमारी कोशिश है कि हम किसी ब्रांडेड चेन को लेके आए क्लब को रन करने के लिए। बातचीत चल रही है जिससे कि हमारे वहाँ स्पा होगा, सैलून होगा और आपका कोई हॉस्पिटलिटी होगी, बैंकेट होगा। हम किसी रेपुटेटेड ब्रांड को लेके आएंगे जो उस क्लब को रन करेगा, जिससे कि यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी चीज़ के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। आपने कौन से साल में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, किस प्राइस पे लॉन्च किया था, आज अब किस प्राइस पे बेच रहे हैं? देखिए, हमने इसको शुरुआत जब करी थी 21-22 के आसपास, तो हमने 6 से 7 हज़ार रुपये में इसको शुरुआत करी थी। क्यों सारा निगेटिव सेंटीमेंट था। निगेटिव सेंटीमेंट में क्या था कि भाई बैन लगा हुआ है यहाँ पे, कौन लेगा आके, किसी को क्या पता, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि नहीं बैन हट जाएगा। हमें भी नहीं पता था कब बैन हटेगा कब नहीं हटेगा। तो 6,000 रुपये 6,500 रुपये से शुरुआत करी थी और चीज़ों से लेके कंस्ट्रक्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया। जो सोचा था उससे भी एक स्टेप ऊपर की चीज़ पे हम लगा रहे हैं। और आज प्रोजेक्ट जब बन के तैयार होने वाला है तो आज की तारीख में हम इसको 19,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज जो बची इन्वेंट्री हमारी सब 19,000 रुपये में जा रही है, आज की तारीख में बुकिंग हो रही है। तो 6,000 में जिसने लिया था 21-22 में, आज 19,000 हो गया बनने के बाद। अब ये ख्याल ही नहीं कि 19,000 मेरे ही हो गए, बाकी और 13-14 में भी दूसरे सेक्टर से मिल रहे होंगे इसी 150 के अंदर। जिस स्टैंडर्ड का, जिस क्वालिटी का ये कैनरी बन के निकल रहा है, तो और लोगों से जितने भी सोसाइटी आसपास के होंगे उनसे 4 से 5,000 रुपये रेट इसका हमेशा आपको रीसेल में ज़्यादा मिलेगा। हम नहीं लेंगे, लेकिन रीसेल में आपका ट्रेड इससे और प्रोजेक्ट से ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर में, लैंडस्केपिंग में ये आपने क्या अलग करने की कोशिश की है? अगर हम स्पेशली कंपेयर करें कि आपके प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट में जो इम्प्रूवमेंट आते हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा? देखिए ना, लोगों का क्या है, दिल्ली के आसपास या कहीं पर भी हर आदमी चाहता है कि भाई एक पीसफुल होना चाहिए, कंक्रीट का जंगल नहीं होना चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं, बाहर जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं तो आपको लगता है कि हम किसी ऐसे रिजॉर्ट में जाके रहें जहाँ पानी हो, पेड़ पौधे हो। हर आदमी को पेड़ पौधे और पानी से प्यार होता है। तो हमने यही पूरी कोशिश करी इस प्रोजेक्ट के अंदर कि इतनी ग्रीनरी होगी, इतनी वाटर बॉडी होंगे कि आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे। तो लैंडस्केपिंग इसकी बहुत ही अलग टाइप की लैंडस्केपिंग है। वाटर बॉडी जगह जगह मिलेगी आपको। जब आप पूरे कैंपस के अंदर वॉक करेंगे, 50,000 मीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ 664 फ्लैट बन रहे हैं और पूरा मतलब 15% में ही ग्राउंड कवरेज है, बाकी सब ओपन है और सारे में लैंडस्केपिंग है, पूरी लैंडस्केपिंग है। और बहुत मतलब लैंडस्केपिंग के ऊपर हमने अपनी बहुत ध्यान देना शुरू किया पिछले 3-4 साल से। प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी कमी शायद थी कि लैंडस्केपिंग हम उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान देना चाहिए था। अब हमने लैंडस्केपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि बाद में लैंडस्केपिंग से ही ब्यूटी आती है। जितने पेड़ पौधे हरियाली दिखाई देगी, पानी चलेगा, उतना ही ज़्यादा ब्यूटी होगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ रहने के लिए, वहाँ बैठने के लिए, पीसफुल रहने के लिए। तो हमने इसमें लैंडस्केपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया अपनी लैंडस्केपिंग के ऊपर। तो आप ये कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में अगर हम पूछे कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ इन दिस प्रोजेक्ट, तो आप उसको लैंडस्केपिंग ही बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? देखिए, स्ट्रक्चर तो है ही है। पहले ही हो गया कि एक फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट है, ये अपने आप में हो गया। जितनी हमारी लॉबी से नीचे से लेके ऊपर तक की जो लॉबी जितनी चल रही, सब में फॉल सीलिंग करके अच्छी उसको डेकोरेट किया गया। मतलब अपने फ्लैट से बाहर निकलने के बाद आपको लग्जरी फील होना चाहिए। अपने फ्लैट से बाहर कदम निकल, तो जितना भी मैंने कॉमन एरिया हमारा यहाँ पर है, चाहे वो क्लब हो, चाहे लैंडस्केपिंग हो, चाहे लिफ्ट लॉबी हो, चाहे नीचे की एंट्रेंस लॉबी हो, उस सबको बहुत अच्छे तरीके से इंटीरियर वगैरह उसमें ट्रीटमेंट किया गया है। अब प्रोजेक्ट के अलावा हम थोड़ी बातें करते हैं।
आपके करियर में अब तक का, जब से आपने प्रतीक को स्टैब्लिश किया तब से लेके अब तक का सबसे चैलेंजिंग फेज क्या रहा, सबसे चैलेंजिंग क्या रहा आपके लाइफ में अब तक, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? नहीं, चैलेंजिंग तो देखिए सभी को पता है कि चैलेंजिंग फेस कौन सा था। जब कोविड आ गया, जब था उस समय बहुत चैलेंजिंग फेस था कि सारा पूरा लॉकडाउन हो गया था। बैंकों के लोगों के ईएमआई देना, लोगों के हमारे बंद हो, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत उस पर ध्यान दिया, कुछ ना कुछ रिलीफ दिया। तो चैलेंजिंग फेस तो देखिए, लाइफ में चैलेंजेस तो आते रहते हैं। चैलेंजेस से नहीं आएंगे तो लाइफ का जो मजा ही नहीं रहेगा। तो चैलेंजेस से लड़ना तो हमने सीखा ही है, बहुत पहले सीख रहे हैं। और चैलेंज है तभी अच्छा है ना। सुख का एहसास तभी होता है जब दुख होता है। अगर दुख ही नहीं होगा तो सुख का एहसास ही नहीं होगा, सुख क्या चीज़ है। तो वो तो दोनों एक पहलू हैं एक दूसरे के, सिक्के के दोनों पहलू आते हैं जाते। साइकिल है ये साइकिल है, और रियल एस्टेट की साइकिल भी कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, ये पहिया घूमता रहेगा। वो तो है ही, हमेशा ऊपर तो नहीं जाए कोई भी चीज़, और जाना भी नहीं चाहिए। अभी जब आए हैं तब हमने देखा कि आप अपने प्रोजेक्ट में अपने पूरे एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ कितना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं। आप अमूमन दिन में कितने घंटे काम करते हैं, और जब काम नहीं करते हैं तो अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, अनवाइंड कैसे करते हैं? देखिए, सिविल कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना, वो बहुत मतलब मैन पावर पे डिपेंड करता है। मैकेनिकल काम बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है कि मैं डाला इधर से डाला उधर से निकल के बना के। ये हाथों से काम होता है। तो आदमी के कारीगर जो है वो हाथों से काम करता है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो कारीगर है उसके हाथ में कितना हुनर है या नहीं है। टाइल लगाने वाले का वो हुनर है कि नहीं, सीधी अच्छी टाइल लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। तो वही चीज़ हमारे इंजीनियर्स को भी है। तो मेरा फोकस ये रहता है कि जब साइट के ऊपर आऊँ तो जो कमी है, जो अच्छी चीज़ है उसको तो नहीं बोल दूंगा, लेकिन जो कमी है उसको जरूर बताता हूँ, यहाँ पे कमी है, इसको कमी है, दूर करो। और ये रेगुलर प्रोसेस है। अगर हम एक दिन आने के बाद 4 महीने नहीं आएंगे तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीज़ अगर बन जाएगी तो हम कितना तोड़ के सही कर पाएंगे। तो मेरा है कि महीने में हम लोग जो है कम से कम महीने में 2 से 3 चक्कर मैं साइट के ऊपर लगाता हूँ। और साइट पर जब मैं आता हूँ तो साइट में कहीं कमरे में नहीं बैठता, मैं पूरे में राउंड लगा के, और जो चीज़ कमी होती है अपने इंजीनियर्स को बताता हूँ। और हमारे इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और बहुत अब उन्होंने सुधरने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर भी लगाव है, उनको भी एक अट्रैक्शन हो गया है, इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया है प्रतीक कैंडी से, कि हम जो प्रोजेक्ट बना के दें तो लोग सब आके कहें कि सबसे अच्छा प्रोजेक्ट किस इंजीनियर ने बनाया है। कंपनी के नाम तो होता ही है, लेकिन उसको कंपनी के किसने बनाया है उसका भी नाम होना चाहिए। जैसे फिल्म पहले बनती थी, पहले एक्टर और हीरोइन का नाम आता है करता था, बाद में देखिए वो चेंज हो गया, प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर का नाम बाद में आता है कि थैंक्स टू एवरी मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन टीम। तो उसी तरीके से इंजीनियर काम कर रहे हैं, यहाँ पे फोरमैन काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर काम कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारी डायरेक्शन हमारा है, लेकिन एग्जीक्यूशन उनका है। तो डायरेक्शन सही हो और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन सही हो जाए तो अपने आप अच्छी चीज़ बन के निकलेगी। तो प्रतीक कैंडी उसी तरफ बढ़ रहा है, और अगले 1-1.5 साल के अंदर मैं आपको दोबारा यहाँ बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि उस दिन था क्या था और आज कैसा। फिर आप खुद कंपेयर करेंगे कि नोएडा का बेस्ट प्रोजेक्ट ये है या नहीं है। किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर में कि एक क्वालिटी बतानी चाहिए जो होना ज़रूरी है अच्छा रियल एस्टेट डेवलपर बनने के लिए, क्या क्वालिटी आप में होना चाहिए? नहीं, खाली रियल एस्टेट डेवलपर के लिए कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। आदमी को अगर राइज करना है, और राइज किसी भी फील्ड में राइज करना हो, तो उसकी क्वालिटी सब में एक ही समान क्वालिटी है। चाहे ऐसा नहीं कि जो है कि बिल्डर के लिए कोई दूसरी क्वालिटी है, किसी इंडस्ट्री चला दूसरी क्वालिटी सब एक ही है। कि आदमी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंटेंशन उसकी सही होनी चाहिए, उसके काम के प्रति और लोगों के प्रति उसकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ अगर है और सही नीयत से अगर काम करेगा तो ईश्वर हमेशा उसको राइज देता है। और कहीं ना कहीं आपको रोकने वाला, देखने वाला, आप घुले टोके लेके हाथ पकड़ने वाला ऊपर बैठा रहता है। तभी आप देखते हैं कि बहुत फास्ट चल रहा है कोई आदमी तो कहीं अपने आप ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो पूरा एकदम चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो वो अपने आप नहीं कर रहा, लेकिन वो ऊपर वाला करा रहा है। तो एक डर भी होना चाहिए आदमी को, और सही नीयत से, सही ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करेगा तो वो किसी भी फील्ड में होगा वो राइज जरूर करेगा। आप रियल एस्टेट डेवलपर नहीं होते तो क्या होते? अब ये तो क्या पसंद करते हैं आप होना? अब तो पढ़ाई हमने इंजीनियरिंग करी है, तो क्या डेवलपर इंजीनियर ही होते और तो कुछ हो नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने क्वालिफिकेशन भी मेरी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करी है हमने। तो 1986 का पास आउट, सिविल उसमें टॉप पे होती थी सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद कंप्यूटर आ गया था कि कंप्यूटर IT वाले होने लगे थे, लेकिन हमारे समय तो सिविल मतलब टॉप, जो टॉप का मेरिट का लड़का है उसको सिविल ब्रांच मिलती थी। फिर सेकेंड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आते थे, इनका तो कोई जमाना ही था। तो मुझे तो इंजीनियर बनना था। अब इंजीनियर बन के मैं चाहे सुपरवाइज करता, दूसरों की बिल्डिंग सुपरवाइज करता, या मैं अपनी आज बिल्डिंग खुद बना रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब अपनी बिल्डिंग ये बना के तैयार हो जाती है, और फिर जब लोग आके यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, बच्चे खेलते हैं पार्क में, हस्बैंड यहाँ देखते हो, बड़ा
एक सुकून आता है, सेटिस्फेक्शन आता है कि क्यों हमने जो चीज़ बनाई उसको आज लोगों ने उसको अपनाया, अपना घर बनाया। तो घर बहुत इमोशन की चीज़ होती है, किसी की इमोशन से कभी नहीं खेलना चाहिए। इमोशन के साथ कभी किसी के साथ नहीं खेलना चाहिए, और जो आप कहो उसको करके दो। तो रियल एस्टेट डेवलपर वही है, अगर जो कमिटमेंट करे उसको पूरा ऑनर करे, 100% ऑनर करे, जो नहीं किया वो भी करने की कोशिश करे, तभी वो सक्सेस हो सकता है। लास्टली आपके हॉबीज क्या है, कैसे अनवाइंड होते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं आप? ये हमारी हॉबी में जो मैं म्यूज़िक की बहुत अच्छी हॉबी मेरी जो है, मैं जब भी खाली रहता हूँ तो म्यूज़िक सुनता हूँ, अपना बस म्यूज़िक सुनता हूँ मैं जो है। मैंने मोबाइल में भी जो है मैंने अपना डाल रखा है, जो है एप्पल का वो ऐप ले रखा है, ऐप डाला हुआ है, तो उसमें बहुत सारे गाने चलते रहते हैं। तो मैं म्यूज़िक का बहुत शौकीन हूँ। कैसे गाने आपको ज़्यादा पसंद? सब तरह के इंग्लिश भी सॉन्ग हैं, कंट्री सॉन्ग्स भी है, और पुराने भी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। मतलब तो म्यूज़िक से अच्छा कुछ रिलैक्स के लिए कुछ नहीं होता। मैं कहीं भी जाता हूँ, बाहर वेकेशन में जाता हूँ, तो अपना छोटा वाला स्पीकर एक ब्लूटूथ का लेके जाता हूँ साथ में, जो है कि भाई अपना चला दिए, उसको जो है सुनेंगे हम जो है। हम रैपिड फायर शुरू करते हैं इसी के साथ। आपका फेवरेट सिंगर? नहीं, ऐसा मेरा कोई फेवरेट सिंगर मेरा कोई नहीं है। कोई म्यूजिक जो भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मेरा किसी को फेवरेट नहीं है। जो अच्छा गाना है वो है, कोई मतलब कोई फेवरेट सिंगर कुछ नहीं है ऐसा मेरा। लास्टली मैं आपको 5 रैपिड फायर के सवाल पूछूंगा, आपको दोनों में से एक चुनना है। एंड यूजर और इन्वेस्टर? बोथ आर जरूरी, बोथ आर जरूरी फॉर द प्रोजेक्ट। हाँ, लो राइज और हाई राइज? देखिए, लो राइज का अपना एक मजा है, हाई राइज का अलग है। लो राइज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लो राइज लोगों की रीच से बाहर हो जाएगी, तो वहाँ पे भी हाई राइज का समय आता है। दोनों पैरेलल नहीं चल सकते, आदमी कैपेसिटी देखनी होती है, तो दोनों को साथ साथ चलना है। कंस्ट्रक्शन में स्पीड और परफेक्शन? बोथ, परफेक्शन विद स्पीड। रिस्क और स्टेबिलिटी? नहीं, रिस्क तो बिना लिए तो कुछ होता ही नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क सबको लेना पड़ता है। कोई भी है, मान लीजिए फ्लैट कोई बुक करता है, वो भी रिस्क ले रहा है, बेचारा ले रहा है कि अपनी गड्ढा भी खुदा नहीं है किसी का, और उसने 10% या 20% पेमेंट कर रहा, तो रिस्क तो उसका पहले दिन से आ गया, उसने EMI भी लेनी शुरू कर दी, रिस्क तो उसका हो गया। लेकिन बिना रिस्क के तो लाइफ ही नहीं है ना कुछ भी। तो रिस्क लेनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, बस उसका बफर होना चाहिए कि रिस्क में अगर इतने % अगर नहीं हो तो मैं अपना उसको पूरा कर लूँगा। रियल एस्टेट बायर के लिए नोएडा या ग्रेटर नोएडा या यमुना? देखिए, तीनों अलग अलग कैटर करता है, तीनों अलग अलग है। 3 शहर हैं ये अलग अलग, और 3 लोगों के लिए हैं, 3 तरह के लोगों के लिए हैं। तो तीनों ही शहर हैं, तीनों अलग अलग लोगों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो है कि एक ही आदमी 3 जगह जाएगा। वो शहर अलग लोगों के लिए, नोएडा अलग लोगों के लिए, और ग्रेटर नोएडा अलग लोगों के लिए। आपने काफ़ी सारा समय दिया, थैंक यू। जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा, आपका कोई मैसेज है बायर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए? नहीं, मेरा ये है कि नोएडा के अंदर अगर किसी को अपना मकान लेना है तो ये बहुत राइट समय है अभी अपना चूज करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में नोएडा के अंदर लैंड अवेलेबिलिटी कम होती चली जा रही है। जो भी ऑक्शन होने वाले हैं या हो रहे हैं वो बहुत हाई रेट पे जा रहे हैं, क्योंकि इस समय नोएडा के अंदर, नोएडा के ऊपर इंडिया के सभी बड़े डेवलपर्स की नज़र है नोएडा के ऊपर है, क्योंकि नोएडा का जो एक्सप्रेस वे है ये अब पैन इंडिया का रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो हर डेवलपर चाहता है, चाहे बम्बई का हो चाहे बेंगलोर का, हर आदमी चाहता है यहाँ पे लेना, अपना बनाना, क्योंकि यहाँ बनाने से उसकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा होगी। लोग उसको दुनिया में जानेंगे नोएडा बनाने से, और बम्बई बनाने से लोग उसको नोएडा नहीं जानते दुनिया में। तो यहाँ से ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब लोग इतने आएंगे तो ज़मीन के रेट बढ़ते चले जाएंगे, ज़मीन बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेगी और रेट बढ़ेंगे। तो अगर किसी को लेना है मकान अपने रहने के लिए, तो इट इज़ द राइट समय है कि जल्दी से जल्दी अपनी डिसीजन लेके और अपनी चीज़ों को यहाँ पर क्लोज करें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है उनके पॉकेट से रीच से बाहर चला जाए, फिर उन्हें नोएडा छोड़ के फिर आगे कहीं ग्रेटर नोएडा में जाना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ करके, या फिर उनको यमुना की तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करके जाना पड़ेगा। एक आखिरी, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? अभी तो हम सिद्धार्थ विहार प्रतीक बिगोनिया के नाम से बना रहे हैं, चल रहा है। एक प्रतीक कैंडी मेरा अगले साल हो रहा है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ यहीं आसपास, और प्रतीक कैंडी मेरा इतना अच्छा बन के निकल रहा है प्रतीक 150 में। तो मैं चाहूँगा कि 150 में दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा लाऊं जिससे लोग प्रतीक कैंडी को देखें और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। That was Mr. Prashant Tiwari, Chairman and Managing Director of Prateek Group. We'll soon catch you up with another session of the podcast. Thank you.